टेंशन का कैसे रिलेशन है जॉइंट्स पेन का? टेंशन का रिलेशन आपके शरीर के हर पार्ट से है। अगर आप टेंशन में हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर यही टेंशन आपको 24 घंटे रह रही है और बिना मतलब रह रही है या जरूरत से ज्यादा रह रही है तो आपके बॉडी के हर सिस्टम को खराब कर रही है। क्या हमें एसी में नहीं सोना चाहिए? मेरा पर्सनल मत ये है कि आपको एसी में 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब लंबे टाइम तक एसी में बैठे रहते हैं तो सर्कुलेशन, साइनोवियल फ्लूइड की सर्कुलेशन कम हो जाती है जोड़ों में। एक फ्रोजन शोल्डर भी होता है। हमारे यहाँ हर शोल्डर की बीमारी को फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है। आपको शोल्डर में पेन है सर, आपको तो फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर एक स्पेसिफिक टर्म है। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम होना। हमारी जिंदगी की प्रायोरिटीज क्या हैं? सबसे पहले काम। बिल्कुल भाई काम बहुत जरूरी है, काम के बिना घर नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा, बहुत सारी चीजें रुक जाएंगी। सेकंड प्रायोरिटी हमारी फैमिली, ठीक है जी, भाई घर में परिवार में बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, माता पिता। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी हेल्थ, भाई फिर सेहत। गलत है, उल्टा होना चाहिए। लास्ट में जो चली जाती है हमारी हेल्थ। हाँ, सबसे पहले होनी चाहिए हेल्थ। अच्छा, अगर किसी ने स्पोर्ट्स इंजरी उसको हुई, उसने अपना सर्जरी करवाई, तो क्या दोबारा वहीं चोट लगने पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है? ऋषभ पंत मेन हमारे इंडियन टीम में मेन क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं। उनके घुटने के 3 लिगामेंट टूट गए, तीनों ऑपरेट हुए, अब वो दोबारा खेल रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि दोबारा चोट नहीं लगती। अब कल मतलब सेम परसों जगह पे अगर चोट लगी है तो रिकवरी भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अगर हम आर्थ्रोस्कोपी को कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, जी। जैसे पहले सर्जरी जब आर्थ्रोस्कोपी नहीं थी तब क्या होता था? तब जोड़ खोलना पड़ता था, तो बड़ा इंसिजन लगता था, पूरा कट लगता था, जोड़ खोल के फिर सर्जरी होती थी। अब हमें जोड़ नहीं खोलने की जरूरत। हमने क्या किया, बारीक से इतने 1 सेंटीमीटर के 2 कट लिए, दूरबीन डाली अंदर और बिना जोड़ खोले अंदर सफाई कर दिया, ऑपरेट कर दिया। नमस्कार, मैं कपिला और आप सभी का एक बार फिर से इनसाइटफुल पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो एक्टिव लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। कोई जिम जाता है, कोई क्रिकेट खेलता है, तो कोई फुटबॉल या फिर इसके अलावा कोई भी स्पोर्ट। लेकिन इन सब में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, वो है स्पोर्ट्स इंजरी का होना। इसके अलावा हम बात करेंगे जॉइंट्स पेन के बारे में, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स में जॉइंट्स पेन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं मौजूद हूँ जालंधर के द जॉइंट क्लिनिक में और आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मनीष बंसल, जो ऑर्थोस्कोपिक और स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया कपिला जी। डॉक्टर साहब, आपको इस नए क्लिनिक की शुरुआत के लिए ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट्स पेन के बारे में, स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में, तो उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इस क्लिनिक की शुरुआत करी तो आपको कैसा फील हो रहा है? कपिला जी, मेरा एक ड्रीम था कि मैं इंग्लैंड रह के कुछ डिग्रीज हासिल करके आया हूँ, कुछ हुनर हासिल करके आया हूँ। मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स के साथ बेस्ट हॉस्पिटल्स में आर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सीख के आया हूँ। तो मेरा सपना था कि मैं अपने शहर वापस आऊँ, जो कि पंजाब, जो कि स्पोर्ट्स का गढ़ है। जलंधर हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल के लिए पंजाब पुलिस, पीएपी, आर्मी, मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो हमेशा से एक सपना रहा था कि जो चीज़ें मैं सीख के आया हूँ उसका मैं फ़ायदा यहाँ अपने देश में, अपने सिटी में कर पाऊँ। तो आज वो सपना साकार हो रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब हम कोई अपना सपना देखते हैं और जब वो साकार होता है तो अपने आप में बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो अब हम बात करेंगे आपके जो मेन आपकी स्पेशलाइजेशन है जॉइंट्स पेन की और स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरीज की। तो उसमें सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी बताना चाहेंगे कि ऑर्थोस्कोपी जो है वो एक्चुअल में क्या होता है और उससे किस किस तरह की परेशानियां होती हैं? आर्थोस्कोपी 2 शब्दों का मिश्रण है। आर्थो मतलब जोड़, स्कोपी मतलब दूरबीन। तो अगर जोड़ के अंदर हम दूरबीन डाल के ऑपरेशन करते हैं तो उसे आर्थोस्कोपी कहते हैं। आर्थोस्कोपी की शुरुआत तो लगभग 100-125 साल पहले हो गई थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी पिछले 15-20 साल में ही बढ़ी है, क्योंकि नई टेक्निक्स आ गई हैं। जो दूरबीन डालते हैं वो हाई डेफिनेशन हो गई है, जो लाइट सोर्स हैं वो बहुत इंप्रूव हो गए हैं। तो ओवरऑल जो इम्प्रूवमेंट हुई है आर्थोस्कोपी की वो पिछले 15-20 साल में हुई है जी। और फिर कुछ फेमस लोग जिनका आर्थोस्कोपी से ऑपरेशन हुआ, उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में एकदम से पकड़ गई।
तो आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम जोड़ के अंदर की समस्याओं को दूरबीन के द्वारा ऑपरेट करके हल करते हैं। बिल्कुल है। ऐसा नोटिस किया गया कि ये जो इंजरीज होती हैं हम्म। जिनका हम आर्थ्रोस्कोपी से समाधान कर सकते जी। हैं, ये ज्यादा स्पोर्ट्स पर्सन में देखी गई। तो इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी से आर्थ्रोस्कोपी का लिंक बन गया। जी। तो लोगों के दिमाग में कि आर्थ्रोस्कोपी यानी स्पोर्ट्स इंजरीज, तो ऐसा नहीं है। बहुत लोगों में बिना स्पोर्ट्स के भी कुछ इंजरीज होती हैं जिनको हम आर्थ्रोस्कोपी से सॉल्व कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो आजकल बहुत ज्यादा देखने को सामने आती है, इसके पीछे क्या रीजंस है मेन? बहुत सारे रीजंस हैं कपिला जी। सबसे पहले स्पोर्ट्स बढ़ गया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले लोग कम स्पोर्ट्स खेलते थे, अब बहुत लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं। फिर प्रोफेशनल लीग्स आ गई, आईपीएल आ गया, कबड्डी लीग आ गई, हॉकी लीग आ गई, वॉलीबॉल लीग आ गई। तो पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एनकरेज करना शुरू किया कि भाई स्पोर्ट्स सिर्फ पढ़ाई नहीं है, स्पोर्ट्स में भी करियर बनाया जा सकता है। लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई। पहले लोगों की जिंदगी की जो सक्सेस लाइफ स्पैन था वो 60 साल 70 साल था, अब 80 साल 90 साल तक लोगों की जिंदगी आम हो गई है। लोग फिट हो गए हैं, पहले से अपना ध्यान रखते हैं। तो जब स्पोर्ट्स बढ़ गया तो फिर स्पोर्ट्स इंजरी तो बढ़ेगी। आप खेलेंगे, भाई गाड़ी है तो फिर कभी ना कभी खराब भी होगी। एग्जैक्टली। तो अगर स्पोर्ट्स है तो कहीं ना कहीं इंजरी भी होगी। तो इसलिए स्पोर्ट्स इंजरी, क्योंकि स्पोर्ट्स बढ़ा तो इंजरी भी बढ़ गई। अच्छा, जब स्पोर्ट्स इंजरी जब हमें होती है तो उसका जो मेन ट्रीटमेंट है, क्या हर इंजरी के पीछे हमें सर्जरी करनी पड़ती है या फिर फिजियोथेरेपी के थ्रू भी रिकवरी हो सकती है? बहुत ही बढ़िया सवाल है कपिला जी। जब भी किसी को चोट लगती है तो उनके दिमाग में एक इंप्रेशन रहता है कि हाय चोट लगी, अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ऑपरेशन होगा। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट 90% केसेस या इवन 95% केसेस में आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर स्पोर्ट्स इंजरी क्या होती है? मसल स्प्रेन, यानी आपकी मांसपेशी खिंच गई, लिगामेंट में स्प्रेन हो गया, लिगामेंट खिंच गया, या बहुत कोई हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया हड्डी में। ये सारी इंजरीज आर सेल्फ लिमिटिंग, यानी ये अपने आप ठीक होने वाली इंजरीज हैं। तो 90 से 95% इंजरीज में आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये इंजरीज या तो अपने आप ठीक हो जाएंगी, या फिजियोथेरेपी की हेल्प से ठीक हो जाएंगी, या डॉक्टर के पास जाके कुछ दवाइयां लेके या उनकी सलाह से जो सलाह देंगे उससे ठीक हो जाएंगी। सिर्फ 5% इंजरीज हैं जिसमें आपको ऑपरेट की जरूरत पड़ने क्या एज भी मैटर करती है कुछ? बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जी। किस तरह की इंजरी है, सिवियरिटी ऑफ इंजरी क्या है। हल्की चोट है, बहुत जोर से चोट लगी है, भाई लिगामेंट में जो स्प्रेन हुआ वो ग्रेड 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ग्रेडिंग होती है। तो अगर आपको हल्की सी चोट लगी है तो ग्रेड 1 चोट है, ग्रेड 1 चोट ठीक हो जाएगी। जोर से चोट लग गई, आप छत से गिर गए या कोई प्लेयर आप में आके लगा और बहुत जोर से चोट लग गई और ग्रेड 3 इंजरी है, तो वो नहीं ठीक होने वाली। तो उसके लिए सर्जरी के लिए जाना पड़ता है? उसके लिए फिर सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बट ये डॉक्टर असेस करके ही आपको बता पाएगा कि सर्जरी की जरूरत है कि नहीं। तो इंजरी की सिवियरिटी कितनी ज्यादा है, फिर ऑब्वियसली एज। अगर वही इंजरी आपको यंग पेशेंट में, यंग प्लेयर में है, तो उसमें रिकवरी का चांस बेहतर है, क्योंकि यंग पेशेंट्स हील बेटर। अगर वही इंजरी एक ओल्डर एज में है तो हीलिंग का चांस कम हो जाता है। तो एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर इस बात का भी फैक्टर है कि मेल है कि फीमेल है। मेल्स में इंजरी ठीक होने का चांस ज्यादा रहता है क्योंकि उनकी मांसपेशियां स्ट्रांग रहती हैं, तो वो इंजरी होने से काफी हद तक बचा लेती हैं। वही इंजरी अगर किसी फीमेल में या लेडी में होगी तो वो इंजरी होने का चांस ज्यादा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिसाइड होता है कि इंजरी कितनी ज्यादा हुई, और वो अकॉर्डिंग टू एज भी होता है। एज भी, सेक्स भी, सिवियरिटी ऑफ इंजरी भी, किस तरह का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, वो भी मैटर करता है। फिर आपकी फिटनेस कितनी है। अगर आप एक बहुत फिट प्लेयर हैं तो चोट का चांस कम हो गया। अगर आप पहली बार स्पोर्ट्स में जा रहे हो और पहले दिन ही जाके आप कहो कि मैं 50 किलो का डंबल उठा लूं, ऑब्वियसली दर्द तो होगा, चोट भी लगेगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ हम ऑर्थोस्कोपी सर्जरी की बात करें तो कितनी कॉम्प्लेक्स रहती है या कितना ही वो सिंपल मतलब बहुत ही आरामदायक तरीके से आप कर देते हो? देखिए, आर्थोस्कोपी को ऐसे ग्रेड करना कि आसान सर्जरी या मुश्किल सर्जरी है, इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि आर्थोस्कोपी भी कई ग्रेड में होती है। अगर सिंपल वॉशर की मेनिस्कस टेयर है तो इट्स अ वेरी सिंपल सर्जरी, 15 मिनट की सर्जरी है, हफ्ते 10 दिन की रिकवरी है, तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड। अगर लिगामेंट टूट गया उसकी सर्जरी है तो वो मॉडरेट सर्जरी है, उसमें फिर रिकवरी आपकी 2 महीने 3 महीने तक भी रह सकती है। अगर शोल्डर है, बार बार कंधा उतर रहा है, उसकी सर्जरी की, या अंदर धागे होते हैं, रोटेटर कफ है वो फट गया, तो उसकी इंजरी थोड़ी, उसकी जो सर्जरी है वो कॉम्प्लेक्स रहती है, उसकी रिकवरी फिर 3 से 6 महीने से और भी लंबी हो सकती है। तो हर आर्थोस्कोपी सर्जरी सेम नहीं है।
राइट। तो उसकी भी सिवियरिटी है, मतलब ग्रेड्स हैं। ये रहता है कि जिस तरह की चोट आपको लगी है उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल उसके जी, अकॉर्डिंग ही बिल्कुल सर्जरी जी। होगी। बट हाँ, अगर हम आर्थ्रोस्कोपी को कंपेयर करें ओपन सर्जरी से, जी। जैसे पहले सर्जरी जब आर्थ्रोस्कोपी नहीं थी तब हम्म। तब क्या होता था, हम्म। तब जोड़ खोलना पड़ता था, तो हम्म। बड़ा इंसिजन लगता था, पूरा कट लगता था, जोड़ खोल के फिर सर्जरी होती थी। अब हमें जोड़ नहीं खोलने की जरूरत। हमने क्या किया, बारीक से इतने इतने 1 सेंटीमीटर के 2 कट लिए, दूरबीन डाली अंदर और बिना जोड़ खोले अंदर सफाई कर दिया, ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट हो गया। तो एज कंपेयर टू ओपन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी बहुत इजी भी, मतलब पेशेंट के लिए भी बहुत इजी बहुत होगी। बढ़िया है, क्योंकि रिकवरी फास्ट है, चीर फाड़ कम है, स्कार नहीं बनेगा, पेन नहीं होगा, स्टिचेस नहीं आएंगे। एग्जैक्टली। तो बहुत सारी चीजें मैटर कंपेयर टू ओपन सर्जरी, ये सर्जरी बहुत बेहतर सर्जरी है, रिकवरी बेहतर है। और एक बात जो लोगों को नहीं पता वो मैं बताना चाहूंगा जी। जब आप दूरबीन से देखते हैं तो आप 4 गुना बड़ा 5 गुना बड़ा इमेज देखते हैं। ओपन सर्जरी में तो जो दिख रहा है वो दिख रहा है, बस उतना ही दिखता है। ये टेलीस्कोप की तरह काम करता है, दूरबीन की तरह काम करता है, जिसमें आपको हर चीज बड़ी नजर आती है। तो छोटा सा भी प्रॉब्लम है आपको टीवी पे प्रॉपर तरीके से दिख जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से नजर आता है, तो आप उसको एक बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। और पेनलेस भी है ये। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात तो यही है पेशेंट के Exactly. लिए कि पेन कम है। और आजकल जो दूरबीन है वो हाई डेफिनेशन 4H के जी, दूरबीन जी, हैं, जी, उनकी बिल्कुल है। क्लैरिटी इतनी ज्यादा है कि आप सरप्राइज होते हो कि यार ये इतना तो मैं आंख से देख ही नहीं सकता। तो इस हर किसी के लिए सेफ है ये, बहुत सेफ है एज कम्पेयर, एज आई सेड। मतलब हर एज ग्रुप की बात करें हम तो बिल्कुल हर किसी के लिए सेफ रहेगा। बिल्कुल, अगर आपको वही सर्जरी ओपन करनी पड़े और आर्थ्रोस्कोपी करनी पड़े तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी सेफर, छोटी सर्जरी छोटी है, सर्जरी है। फास्ट सर्जरी जी। है, कट नहीं लगा, हम्म। सब कुछ बेहतर है, तो डेफिनेटली सेफर सर्जरी है। अच्छा, अगर किसी ने स्पोर्ट्स इंजरी उसको हुई, उसने अपना सर्जरी करवाई, तो क्या दोबारा वहीं चोट लगने पर सर्जरी की जरूरत पड़ती है? अगेन वेरिएबल है, जरूरी नहीं है कि आपको दोबारा चोट लगी तो इतनी ज्यादा चोट लगी कि दोबारा सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। हो जी। सकता है माइनर चोट हो, अब माइनर चोट तो लगती रहती है। अब कल परसों की बात ही करूं, ऋषभ पंत जी। मेन हमारे इंडियन टीम इंडियन में क्रिकेट मेन बिल्कुल। क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं, विकेट कीपर हैं, उनके घुटने के 3 लिगामेंट टूट गए थे, तीनों ऑपरेट हुए, अब वो दोबारा खेल रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि दोबारा चोट नहीं लगती। अब मतलब कल सेम परसों जगह पे अगर चोट लगी है तो रिकवरी भी हो सकती है बिल्कुल हो इजीली, सकती है, डिपेंड ऑन पेशेंट की वो कितनी जल्दी खुद से, एग्जैक्टली, एक विल पावर भी होती है हर बिल्कुल एक जी, बंदे की। बिल्कुल पेशेंट अपना ध्यान रखता है। अगेन मैं गाड़ी का एग्जांपल देना चाहूंगा, आपकी गाड़ी आप रेगुलर मेंटेन करते हैं, उसकी रेगुलर सर्विस कराते जी, हैं, जी, जी। सफाई रखते हैं, ध्यान से चलाते हैं, प्यार से चलाते हैं, तो आपकी गाड़ी चलेगी 10 साल। मैं ध्यान नहीं रखता तो मेरी गाड़ी चलेगी 5 साल। सिमिलरली जो पेशेंट, जो प्लेयर अपना ध्यान रखता है, अपनी रिहैब अच्छी करता है, अपने मसल्स को टोन अप रखता है और चोट से बच के रखता है, उसको इंजरी होने का चांस कम है। आपने ध्यान रखने की बात करी, तो किस तरह की प्रिकॉशंस हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन को लेनी चाहिए कि उसे चोट कम लगे, या फ्यूचर में भी अगर लग भी रही है तो कैसे वो ध्यान रख पाएगा? अगेन बहुत बढ़िया सवाल है जी। मैंने क्या नोटिस किया, जैसे मैं हर संडे फुटबॉल खेलता हूँ, तो कुछ नए प्लेयर्स, हर बार कोई नया प्लेयर आता है, आते ही जोश में लग जाता है, ठीक है, तो वो गलत है। तो पहली चीज क्या होनी चाहिए, आपको रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। भाई मैं नई गेम खेल रहा हूँ और मुझे पता तो होना चाहिए ना मैं किससे डील कर रहा हूँ। भाई अगर बॉल है तो कहाँ से बॉल आ सकती है, क्रिकेट है तो बॉल कैसे लगेगी, बेसबॉल है तो बॉल कहाँ से आएगी, तो बेसिक रूल्स का पता होना चाहिए फर्स्ट। फिर उस गेम से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, स्विमिंग की अपनी अलग एक्सरसाइज है, क्रिकेट की अलग एक्सरसाइज है, फुटबॉल की अलग एक्सरसाइज है, तो आपको कुछ एक्सरसाइजेस पता होनी चाहिए जो आपको रेगुलर करनी चाहिए गेम से पहले, ताकि उस गेम से रिलेटेड जो मसल्स हैं और जो जॉइंट्स हैं और जो बोन्स हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग कर सकें। लाइक बॉडी वार्म अप होके फिर आपको अपना स्पोर्ट खेलना चाहिए। फिर फिर उस दिन जिस दिन गेम खेलना है उस दिन पहले वार्म अप करना चाहिए। चौथी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना चाहिए जहां आप खेल रहे हैं वहां सेफ भी है कि नहीं। आप मैदान में गए और वहां पत्थर पड़े हुए हैं, रात को बारिश हुई थी, मैदान गीला है और आप उसी में खेले जा रहे हैं, चोट का चांस बढ़ गया। तो जहां आपने खेलना है वहां सेफ एरिया है कि नहीं है, ठीक है। जिनके साथ खेलना है उनको भी रूल्स आते हैं कि नहीं आते। आप तो अच्छे से खेल रहे हैं, साथ वाले रफ खेल रहे हैं, तो भी काम खराब हो गया। तो ये सारी चीजें मिलके डिसाइड करती हैं कि आप अपने अपने चोट से कैसे बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अगर किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हुई है तो उसे उस टाइम पे एकदम इमीडिएट क्या एक्शन लेना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम जो है वो कम हो सके? बहुत ही अहम सवाल है। अगर आपको एक चीज यहाँ सीखनी है आज तो वो ये है कि अगर ताजी चोट लगी है तो क्या करना है। उसका एक सिंपल वर्ड है प्राइस।
जी PRICE, प्राइस। याद रखना आसान रहेगा। तो प्राइस का मतलब क्या है? P मतलब प्रोटेक्ट, जिस हिस्से में चोट लगी, लेट्स से मुझे यहाँ बहुत जोर से आके बॉल लगती है, तो पहले मैं इस हिस्से को प्रोटेक्ट करूं और चोट से बचाऊं। ठीक है, हर कोई आके पूछा यहाँ लगी, ऐसे हुआ, नहीं, गलत। प्रोटेक्ट मतलब उस हिस्से को और चोट नहीं लगने देनी भाई, पहली चोट लगी है। मतलब और लोग आके उसको और हिला देते हैं हाँ, पूरा। तो पहला पार्ट है प्रोटेक्ट। जी आर से रेस्ट, उस पार्ट को रेस्ट करना है, उसको हिलाते डुलाते नहीं रहना, उस पर चलना नहीं है, उसको रिलैक्स होने देना है, तो रेस्ट। तो PR प्रोटेक्ट, रेस्ट। रेस्ट। आई से आइस, उस हिस्से को बर्फ 10 मिनट 15 मिनट के लिए बर्फ की टपको, जी ताकि वहां स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए। C से है कंप्रेशन। अगर हाथ पे या पैर पे कहीं चोट लगी है और वहां ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके ऊपर एक टाइट पट्टी, रुमाल या टाई या टाइट पट्टी, जो भी उस टाइम पे है, अवेलेबल तो हो। उसे कंप्रेशन कहते हैं, ताकि अगेन इट डिक्रीजेस द पेन एंड स्वेलिंग, वहां जो सूजन है वो कम हो जाएगी। जी और E से है एलिवेट, उस हिस्से को ऊंचा कर दे। जी। यहाँ चोट लगी है तो ये हिस्सा ऊंचा रहे, ये हिस्सा नीचा रहे, ताकि अगेन ब्लीडिंग, ऐसे रखेंगे तो सूजन बढ़ जाएगी, ब्लीडिंग बढ़ जाएगी, ऐसे रखेंगे तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, सूजन कम हो जाएगी। तो प्राइस, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, हर प्लेयर को ये पता होना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो इंजरी को आगे बढ़ने से बचा लेंगे। जी, जो भी जितने भी व्यूअर्स आज का ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, और डॉक्टर साहब ने जो बताया कि प्राइस के बारे में पता होना जरूरी है। प्राइस कोई हम किसी कीमत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी इसको पूरा डिटेल में बताया है। तो आप इसको जरूर, अगर आपको पता है तो किसी और को भी जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इसकी बात करी है, आपने कहा कि अगर यहाँ चोट लगी है तो आपको हाथ ऐसे रखना है, लेकिन अगर हमें लेग्स पे चोट लगी है, वो तो नीचे की तरफ ही है, तो क्या डिफरेंस है हाथ और लेग्स पे चोट लगने का? अगर पैर में चोट लगी है तो इस तरह से ऊंचा रखना है। ओके, मतलब हमें लेग्स को भी भी ऊपर ऊंचा, की तरफ हाँ ही जी, लेके हाँ जी, जाना हाँ है। जी। तो रूल्स लेग के लिए भी सेम ही है। हाँ, उसमें फिर आप अगर चोट लगी है तो फिर चल के नहीं जाना है, स्ट्रेचर है या आपके साथ के प्लेयर्स आपको उठा के ले जाएं, तो वहां जब बाहर चले गए तो आपको उस हिस्से को ऊंचा रखना, ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, हमने बहुत सारी स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड हमने बात करी है। अब हम बात करना चाहेंगे कि जॉइंट्स पेन, जो कि आजकल यंगस्टर्स में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो मेन रीज़न जो आज आज की डेट में देखा जा रहा है वो क्या है? लाइफस्टाइल, एक वर्ड, लाइफस्टाइल। हमने जोड़ों का पेन खुद अपने ऊपर थोपा है। हमारा गंदा लाइफस्टाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो आप कहोगे लाइफस्टाइल मतलब, लाइफस्टाइल में 3-4 चीजें। 1, ओवरवेट। नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए? मैं आम पेशेंट से पूछता हूँ, भाई नॉर्मल एक आम आदमी जो कि पंजाब में 5 फुट 10 इंच, एवरेज 9 इंच, और एक लेडी 5 फुट 4 इंच, एवरेज वेट कितना होना चाहिए? मे बी लेडी 60 और मेल्स की बात करें तो 70 to 80 के बीच में। 70। हाँ जी। मैंने पेशेंट से पूछा भाई वेट कितना होना चाहिए? कहता पाजी 4 कम है। मैं किससे? कहता 100 से। 96 है। तो मैं होना कितना चाहिए? कहता पाजी कह रहा हूँ ना 4 कम है, 100 होना चाहिए, 4 कम है। तो थोड़ा सा लोगों को गलतफहमी है कि वेट 100 किलो किसी जमाने में होता था, जब गाँव में लोग मेहनत करते थे, फिटनेस होती थी, वो अलग चीज थी। आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि मेहनत तो रह नहीं गई। बिल्कुल। एसी है उसका भी रिमोट है, टीवी है तो उसका भी रिमोट है, हिलना तो हमने है ही नहीं। चीजें हमें खराब कर रही हैं। एग्जैक्टली। तो वही बात हुई, मैंने जो कहा आपको, लाइफस्टाइल। तो एक पार्ट हो गया वेट जी, दूसरा हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइज जी। हम हिलने को तैयार नहीं है, हम एक्सरसाइज करने को तैयार नहीं है, कष्ट नहीं देना शरीर को। हाँ, हर चीज के लिए मशीनें आ गई हैं, नहीं तो घर में हमारे हेल्पर्स हैं जो हमारी हेल्प कर देते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम हो गया। तीसरा इशू हो गया डाइट। डाइट होगी हमारी बिल्कुल ही खराब। पहले देसी खाने होते थे, प्योर खाने होते थे, तो शरीर अच्छा रहता था। आजकल क्या हो गया? पिज्जा, बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स। बच्चों को कहो क्या खाना है जी? चिप्स खिला दो जी। वो काम खराब हो गया। तीसरा मोटा पार्ट ये हो गया। चौथा पार्ट हो गया पोल्यूशन। खाने में पोल्यूशन, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन, उससे भी हमारी सेहत खराब होगी, उसने भी हमारी बीमारियां बढ़ा दी है, वो एक काम खराब हो गया। और पांचवा और आखिरी है टेंशन। दुनिया भर की टेंशन हम ले लेते हैं बिना मतलब को। अच्छा, टेंशन का कैसे रिलेशन है जॉइंट्स पेन का? टेंशन का रिलेशन आपके शरीर के हर पार्ट से है। अगर आप टेंशन में हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, आपके मसल्स रिलैक्स नहीं होंगे, आपके इंटेस्टाइन और स्टमक टाइट रहेंगे। जैसे एग्जाम से पहले होता है, भाई एग्जाम से पहले टेंशन होती है, हो जाता है। हाँ जी। खाने को दिल नहीं करता, भूख नहीं लगती क्योंकि हम टेंशन में हैं, नींद नहीं आती, ठीक है।
तो वो सब चीजें हैं। तो टेंशन, एग्जाम से पहले टेंशन होना नॉर्मल है, लेकिन अगर यही टेंशन आपको 24 घंटे रह रही है और बिना मतलब रह रही है या जरूरत से ज्यादा रह रही है, तो आपके बॉडी के हर सिस्टम को खराब कर रही है वो। बिल्कुल। ठीक है, आप टेंशन में हैं तो ना आप एक्सरसाइज करेंगे, ना आप मन ही कुछ नहीं एंजॉय करेगा। ना आप कुछ एंजॉय करेंगे, ना आप ठीक से खाना खाएंगे, ना आप सोएंगे, तो वो सब इश्यूज हो गए ना। तो टेंशन का रिलेशनशिप हर चीज से है। हर चीज से, और जॉइंट्स पेन पे भी बहुत ज्यादा। तो मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी यहाँ पे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि टेंशन और जॉइंट पेन का आपस में बहुत अच्छा रिलेशन है, तो इस अच्छे रिलेशन को बहुत अच्छा ना बनाएं, अपनी सेहत पर ध्यान जरूर दें। डॉक्टर साहब आगे हम बात करेंगे कि बहुत सारे कुछ लोग हैं या उनका लाइफस्टाइल आपने तो बताया, लेकिन कई लोगों की जॉब ऐसी होती है वो बैठे रहते हैं सारा दिन, तो उनको भी जॉइंट्स पेन की इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके पीछे एक तो रीजन अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि वो बैठे रहते हैं, इसके अलावा और क्या चीजें होती हैं? एज ए सेड जस्ट नाउ, बैठे रहते हैं, हिलते नहीं है, तो उसका एक तोड़ ये है कि हर 45 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए आपने अपनी चेयर से उठना है और एक चक्कर काट के आना है, जी। पानी पीने के बहाने या टॉयलेट जाने के बहाने। हर 45 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। दूसरा इशू है डाइट। डाइट का बहुत बड़ा इशू है। आप माने या ना माने, लोगों की डाइट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। पहली बात तो वो भेड़ बकरियों की तरह बिहेव करते हैं, पूरा दिन चरते रहते हैं। ठीक है, दैट्स अ रॉन्ग डाइट। आपकी डाइट होनी चाहिए दिन में 2 या 3, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में नहीं। आप ऑफिस में बैठे हैं, किसने कहा चाय मंगवा लो, चाय आ गई, साथ में समोसे आ गए, साथ में बिस्किट आ गए। आपने चाय की बात करी है, मैं आपको रोकना चाहूंगी, चाय का और जॉइंट्स पेन का कोई रिलेशन है? डायरेक्टली नहीं है, बट आपकी बैड हैबिट्स की वजह से, वेट गेन की वजह से है। ठीक है, चाय का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि चाय लवर्स तो बहुत हैं। चाय लवर्स, मेरे को चाय से इशू नहीं है। इशू है कि आपको चाय अपनी मील के साथ लेनी है, एज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। ठीक है। आपको पूरा दिन चाय नहीं पीनी है। तो आपने सुबह नाश्ता किया, 1 कप चाय पी ली, दैट्स फाइन। आपको बहुत ज्यादा तलब है, आप लंच के साथ ले लो, डिनर के साथ लेंगे डिनर के साथ ले लो, अलग से नहीं लेनी। आपने हर 2 घंटे बाद चाय नहीं मंगवानी। तो सबसे बड़ी गलती जो लोग कर रहे हैं वो है कि 5 बार 6 बार खाना खा रहे हैं, चाय भी खाना है। आप हर बार कुछ अंदर खा रहे हो तो वो खाना है। हमें उसको फ्रीक्वेंसी को 2 या 3 करना है दिन में, 6 नहीं करना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम पहले ही ध्यान रखें ना कि जॉइंट पेन आए ही ना, ठीक है ना। तो हम पहले ही ध्यान रखें कि भाई मेरे को पता है मेरी गाड़ी आई है और नई गाड़ी है, अगर मैं शुरू से ही मेंटेन करूंगा तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी ना। बीमार होने के बाद क्यों डॉक्टर याद आता है? अक्सर ऐसा करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द 80% पीपल आज की डेट में तो यही कर रहा है। बिल्कुल, ठीक है ना। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन जो करे तो दुख का है कोई। तो अगर आप अपनी हेल्थ में ही अपनी हेल्थ मेंटेन कर लोगे तो बीमार ही नहीं होगे ना। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि आप बीमार होने की नौबत ही ना आने दें। पहले ही चीजें करेक्ट कर लें, पहले ही अपनी डाइट का ख्याल रख लें, पहले ही अपनी एक्सरसाइज का शेड्यूल बना लें, पहले ही अपनी एक लाइफ में सिस्टम ले आए जिससे आप बीमार ही ना हो। तो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज को तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हाँ, कोई मैं गिर ही गया, भाई मेरा पैर फिसल गया या मेरे को छत से गिर गया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, केयरफुल रह सकता हूँ। बट जो लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ और प्रिवेंट कर सकता हूँ ना, तो वो तो करना चाहिए हमें। तो मतलब अगर कोई लगातार ऐसे 8 घंटे 6 घंटे लगातार बैठा है ना, तो क्या उसकी मेन जो प्रॉब्लम है स्पाइन में आएगी, उससे फिर जॉइंट्स में आएगी? बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? जॉइंट्स में आएगी, स्पाइन में आएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा, ठीक है, नेक में आएगी, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो हाथ में टेनिस एल्बो बहुत कॉमन है, तो वो सब चीजें हैं। आईज को रेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं। उसके लिए है कि हर वही का जो मैंने कहा 45 मिनट्स के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लें, ठीक है, बैक सपोर्ट हो, स्ट्रेट बैठें, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर आई लेवल पे हो, आपको टेढ़े ऐसे काम ना करना पड़े, ये गलत पोस्चर है। काम करना तो सामने काम करना है। अगर फ्रीक्वेंटली किसी से कलीग से बात करने की जरूरत पड़ती है तो कोशिश करें कि अगेन टेढ़े होके काम ना बात करनी पड़े, सामने फेस टू फेस बात हो। ये सब चीजों का ख्याल रखेंगे तो बेहतर होएगा। टेबल चेयर आपकी राइट हाइट पे हो, झुक के काम ना करना पड़े या बहुत ऐसे होके काम ना करना पड़े। और अगर ऑफिस में बना सकते हैं कि हर घंटे बाद 5 मिनट के लिए हम मिलकर एक्सरसाइज करेंगे सब लोग। मैं यही आपको कहना चाह रही थी कि कई जगह पे ऐसी चीजें फॉलो तो की जा रही हैं, लेकिन कई जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप अगर 8 घंटे की जॉब है तो आपको 1.5 से 2 घंटे बाद ही हिलने की, मतलब वो हिलते ही नहीं है, ऐसे ही बैठ के लगातार वो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं,
तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस केस में अगर आपकी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा और आप नहीं हिल सकते तो सिंपल चीज़ें हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, पानी की बोतल मेरे पास रहती है, घर जी। से मैं पानी लेके जी, आता हूँ, जी। तो मैं उसको डंबल की तरह यूज़ करके अपनी हुँ, जो एक्सरसाइज, रेस्ट की एक्सरसाइज है, एल्बो की एक्सरसाइज है, शोल्डर की एक्सरसाइज है, जो कर सकता हूँ एक्सरसाइज मैं कर लेता हूँ। बैठे बैठे नी की एक्सरसाइज है, हुँ। ठीक है, एंकल की एक्सरसाइज है, तो बैठे बैठे जो कर सकता हूँ वो कर लेता हूँ। मतलब अगर ऐसी स्टिकनेस कोई ज्यादा है, एक्सरसाइज है जिससे अदर पर्सन भी कोई डिस्टर्ब ना हो और हम इजीली कर पाएँ? बिल्कुल इन सब एक्सरसाइज से कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, क्योंकि आप अपनी चेयर पे बैठ के कर रहे हैं। तो अगर मैं ऐसे 1 किलो की बोतल, 1 लीटर की बोतल के साथ कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मैं किसी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो आपकी विल पावर पे है, आपकी है कि हाँ इस बात पे, सोच पे है कि मुझे करना है। कई बार तो ये होता है कि हम अपनी सोच को ऐसे रख लेते हैं कि दूसरा बंदा क्या कहेगा, या अगर हम कर रहे हैं तो हमें किसी ने टोक दिया कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे नई चोचलेबाजी है, इस तरह की चीजें बहुत आती हैं। बहुत है, लोग फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हैं। हाँ जी। सेहत में फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सेहत सेहत है। मैं एक बात यहाँ और कहना चाहूँगा, जो मैंने नोटिस किया अपने साथ भी, परिवार के साथ भी, हमारी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले काम। बिल्कुल। भाई काम बहुत ज़रूरी है, काम के बिना घर जी। नहीं चलेगा, पैसा नहीं आएगा, हुँ। बहुत सारी चीज़ें रुक जाएंगी। सेकंड प्रायोरिटी हमारी फैमिली, ठीक है जी, भाई घर में, परिवार में बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, माता पिता। हुँ। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी हेल्थ, भाई फिर सेहत। हुँ। गलत है, उल्टा होना चाहिए। लास्ट में जो चली जाती है हमारी हेल्थ। हाँ, सबसे पहले होनी चाहिए हेल्थ। भाई अगर हेल्थ ही खराब होगी, अगर मैं बीमारी पड़ गया तो काम भी रुक गया और फैमिली भी रुक फैमिली गई। भी रुक गई। अगर मेरी वाइफ बीमार हो जाए तो वो तो बीमार हुई जो हुई, घर भी रुक गया, हम परेशान हो रहे हैं अलग, हमें फिक्र है मैडम की कि मैडम बीमार हैं, बच्चे बीमार हैं, तो हमारी फिक्र भी बढ़ गई। तो सबसे जरूरी क्या हुआ? हेल्थ। नंबर 1 हेल्थ, नंबर 2 होनी चाहिए फैमिली। भाई अगर अगेन फैमिली में कोई खराब हो गया काम, तो फिर सारी चीजें रुकती हैं। थर्ड नंबर पे आना चाहिए हमारा प्रोफेशन। बिल्कुल। तो हम थोड़ी सी प्रायोरिटीज को गलत तरीके से लेके चल रहे हैं मेरे हिसाब से, जिसकी हमें वजह चेंज से भी करने की जरूरत है। जिसकी वजह से भी टेंशन बढ़ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। एग्जैक्टली चेंज करने की जरूरत है कि पहले सेहत, हुँ। फिर फैमिली और फिर प्रोफेशन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले आप सेहत लीजिए, उसके बाद फैमिली का ध्यान रखिए और फिर अपने काम पर ध्यान दीजिए। डॉक्टर साहब, अब मैं यहाँ पे ये पूछना चाहती हूँ कि नी में स्वेलिंग बहुत बार मैंने भी खुद भी देखा है, अपने घर फैमिली में भी देखा है, मदर फादर में, कि स्वेलिंग आ जाती है। तो स्वेलिंग आने से वो चल भी नहीं पाते हैं। तो इसके अलावा भी और कोई दिक्कत होती है जब स्वेलिंग आती है तो? या इसके रीजंस क्या हैं कि स्वेलिंग आई क्यों रही है? नी में स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब, किसी भी जोड़ में स्वेलिंग आ रही है तो इसका मतलब उस जोड़ में कोई दिक्कत है। जी। स्वेलिंग नेचर का एक तरीका है बताने का, भाई कुछ प्रॉब्लम कुछ स्टार्ट प्रॉब्लम। हो रही है। तो अगर हम यंग लोगों की बात करें तो कारण अलग रहेंगे, और अगर हम एल्डरली की बात करें तो कारण अलग रहेंगे। आपने बात की मम्मी पापा की, तो मम्मी पापा अगर 50, 55, 60 साल के हैं और उनके जोड़ों में स्वेलिंग आ रही है, घुटने में स्वेलिंग आ रही है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आ रहा है एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी उम्र का गठिया, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं जी ग्रीस मुक गई, ग्रीस खत्म हो गई। जो पंजाब में तो आम ही कहते हैं जी ग्रीस मुक गई, जी गोडे दी ग्रीस मुक गई। तो नॉर्मली जोड़ के अंदर आर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है, और उसकी फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन रहती है वो स्वेलिंग के फॉर्म में रहती है, कि जोड़ों में सूजन रहनी शुरू हो जाती है, खासकर नी में, मतलब बॉडी हमें इंडिकेशन देती है कि नी में कुछ प्रॉब्लम है। ओके। अगर यंग एज की बात करें तो यंग एज में कारण और रहते हैं, उसमें जनरली इंजरी की वजह से मेनिस्कस टेयर हो जाता है, जी। वॉशर होती हैं 2 जो कुशन का काम करती हैं, वो फट जाती हैं, लिगामेंट टूट जाते हैं, कई बार हड्डी का कोई कार्टिलेज का छोटा सा पीस, लूज पीस बन के जोड़ में घूमता है, कई बार जो इसकी झिल्ली होती है साइनोवियम, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। जी। तो बहुत सारे कारण हैं। तो यंग एज में अलग कारण रहते हैं, एल्डरली में अलग कारण रहते हैं। तो आम ही है, जैसे मेरी मम्मी भी पूछती है दर्द रहना शुरू हो गया, जोड़ घिसने का मतलब क्या, मतलब ग्रीस खत्म होगी, इसका मतलब क्या हुआ? भाई कह तो दिया ग्रीस खत्म होगी, मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि हमारा घुटना जो ये हड्डी है, जहाँ 2 हड्डियां मिलते हैं उसे हम जोड़ कहते हैं। तो नी में ये ऊपर वाली हड्डी और ये नीचे वाली हड्डी, जहाँ ये मिलती है वहाँ हड्डी के ऊपर एक कवर होता है, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। तो जैसे ये चीज है, ये हड्डी नहीं है, ये कार्टिलेज है, नाक की टिप है, ये कार्टिलेज है। इसी तरह का एक कार्टिलेज हड्डी के ऊपर कवर की तरह रहता है। जहां भी जोड़ है वहां हड्डी के ऊपर कवर है। क्यों? क्योंकि हड्डी खुरदरी होती है। अगर हड्डी खुरदरी हड्डी पे मूव करेगी तो पेनफुल होगा। तो भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर कवर लगा दिया, कवर लगा दिया। जैसे हमें जहां मूवमेंट है हम बॉल बेरिंग लगा देते हैं, या हम वहां ग्रीजिंग करते हैं, तो नेचर ने कवर लगा दिया। उम्र के साथ ये कार्टिलेज धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाता है।
ये धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है, पतला हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, क्रैक हो जाता है, इसे हम कहते हैं जोड़ घिस रहा है, जोड़ घिस इसे रहा है। कहते हैं ग्रीस खत्म होगी। तो ग्रीस नहीं है, कार्टिलेज है जो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। और अगर आप एक्सरे में देखेंगे तो एक्सरे में दो हड्डियों के बीच में जो गैप होता है धीरे धीरे गैप कम होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे हड्डी हड्डी पर रगड़ खानी शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं ग्रीस खत्म होना या जोड़ घिसना, ठीक है, जो कि नॉर्मली 50, 60, 70 की उम्र में देखा जाता है। लेकिन आजकल तो यंगस्टर्स में भी हो रहा है। कारण मैंने बताए, अगर आप ओवरवेट हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर आपको जल्दी हो जाएगा। कुछ जेनेटिक है कि अगर आपके पेरेंट्स में है या आपकी फैमिली में है तो आपके घुटने कुछ हद तक जेनेटिक भी है, वो पार्ट आप कंट्रोल नहीं कर सकते भाई, वो तो आपको जो विरासत में मिला है। बिल्कुल। जो पार्ट आप कंट्रोल कर सकते हो आप वो तो करो, वेट कम करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, चोट से बचाओ। एक रिस्क फैक्टर है जैसे लिगामेंट टूट गए, अगर आपने उसको ऑपरेट नहीं कराया यंग एज में तो बुढ़ापे में आपका जॉइंट खराब होने का रिस्क बढ़ जाएगा, दिक्कत देगा, जल्दी खराब हो जाएगा। जो जॉइंट 60 पे खराब होना चाहिए था वो 50 पे या 40 पे खराब अर्ली मतलब शुरू हो जाएगा खराब तो इंजरी भी एक कारण है। और कुछ बीमारियां हैं जिसमें जैसे गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उसमें भी जोड़ खराब हो जाते हैं। फिर सोराइटिक आर्थराइटिस है, स्किन में सोराइसिस होता है, उसमें भी जोड़ खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। एक और जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज है। वो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डियों का कमजोर होना। तो दो चीजें हैं यहाँ, ये हड्डी है, ये जोड़ है, जहां दो हड्डियां मिल रही है वो जोड़ है। तो जोड़ की प्रॉब्लम है, जोड़ घिस जाते हैं क्योंकि कार्टिलेज खराब हो जाता है। हड्डियों में प्रॉब्लम क्या होती है, उम्र के साथ हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती है जी। हड्डियों में कैल्शियम कम हो जाता है, प्रोटीन कम हो जाता है, तो हड्डी खोखली हो जाती है, इससे हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। ओके। जब हड्डी की मतलब फिर इसी की वजह से जो पेन्स होती हैं हल्की हल्की जॉइंट्स में, उसकी वजह से ही होती है? नहीं, जॉइंट पेन अलग चीज है, हड्डियों की पेन अलग चीज है। ओके। अच्छा, वो मसल्स पेन हो गई, जो हड्डियों की पेन हो गई, वो अलग अलग चीजें हैं, तीनों अलग अलग चीजें। देखो ओवरलैप हो सकता है और आम पेशेंट को कई बार बताना मुश्किल होगा कि पेन कहाँ से आ रहा है। आप मेरे पास पेन लेके आए, आप तो कह रहे हो पेन है, कई बार आपको नहीं पता लगता कि पेन जोड़ की वजह से है कि मसल की वजह से है कि बोन की वजह से। बिल्कुल। तो कई बार ये ओवरलैपिंग रहता है, कई बार क्लियर नहीं होता कि मतलब पेशेंट को पता ही नहीं होता ना कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है या मेरे मसल्स में दर्द हो रहा है, वो समझ ही नहीं पाता है, कई बार नहीं समझ पाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस कब देखा जाता है? नॉर्मली ओल्ड एज में, खासकर लेडीज में 45 के आसपास, जब उनके मेनोपॉज के आसपास आके उनकी हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। और जेंट्स में यही 5 साल 10 साल लेट, तो उनकी हड्डियां खोखली होनी शुरू हो जाती हैं। अगर कोई एक 30 साल का बच्चा या युवक गिरेगा तो उसकी हड्डी नहीं टूटेगी, लेकिन अगर 50 साल 60 साल का आदमी गिर जाएगा तो उसकी हड्डी टूट जाएगी। क्यों? वो ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि हमारे कैल्शियम प्रोटीन वगैरह वो सब कम हो गया है, हड्डी खोखली हो गई, वो ऑस्टियोपोरोसिस है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण है उम्र, एक कारण है मेल फीमेल के, फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा रहता है, जल्दी हो जाता है। तीसरा कारण है डाइट, अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। फिर कुछ बीमारियां जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा ज्यादा रहता है। ठीक है। कुछ दवाइयां हैं जिनके लेने से ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है, जैसे अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं किसी चीज के लिए, या आप लॉन्ग टर्म एसिडिटी के लिए दवाई खा रहे हैं, इन सब दवाइयों से भी ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ओके। फिर सबसे बड़ा कारण जो लोग इग्नोर करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज। आप पूरा दिन बैठे रहो, आपका काम ऐसा है, हम खाई जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, काम ऐसा है, तो फिर हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। दो इंसान, एक रेगुलर एक्सरसाइज करता है और दूसरा बैठा रहता है, तो जो बैठा रहता है उसकी हड्डियां ऑब्वियसली कमजोर हो जाएंगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस का एक कारण है लैक ऑफ एक्टिविटी। रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस से बचेंगे। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब वही कि जैसे कोई मशीन है, हम उसे चलाते रहेंगे तो वर्किंग रहेगी, नहीं करेंगे तो वो फिर धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए अब आप ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंफ्यूज ना करें। ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डियों का भुरना, हड्डियों का कमजोर होना, ऑस्टियोआर्थराइटिस है जोड़ों का घिस जाना। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि यही कंफ्यूजन होती है सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही बात है। एक फ्रोजन शोल्डर भी होता है, तो एक्चुअल में फ्रोजन शोल्डर हमें ये लगता है कि एकदम फ्रीज हो गया है, लोगों को लगता है फ्रोजन के नाम से कि वो ठंडा हो गया है शोल्डर, तो कई बार इस तरह की भी चीजें सामने आती है, तो ये क्या होता है? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं शोल्डर स्पेशलिस्ट हूँ, मैं नी और शोल्डर ही करता हूँ, तो मैं शोल्डर ही देखता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, सर फ्रोजन शोल्डर हो गया। हाँ। दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ हर शोल्डर की बीमारी को फ्रोजन शोल्डर बोल दिया जाता है। आपको शोल्डर में पेन है, सर आपको तो फ्रोजन शोल्डर है।
फ्रोजन शोल्डर एक स्पेसिफिक टर्म है। जी। फ्रोजन शोल्डर मतलब कंधे का जाम होना। हम्म। जाम होना मतलब मूवमेंट नहीं होना। अब देखिए मैं शोल्डर पे कितनी मूवमेंट कर पा रहा हूँ, नीचे से ऊपर, अंदर बाहर, पीछे आगे, इतनी ज्यादा मूवमेंट है कि हमारा सारा काम शोल्डर की वजह से है। मैं खाना खा रहा हूँ तो शोल्डर, मैं बाल बा रहा हूँ, कपड़े पहन रहा हूँ, शोल्डर। कंधा जाम हो जाता है, उसे फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। ये नहीं कि जाम, आपने तो बताया जाम हो गया, लेकिन जाम किस कंडीशन में वो आ होता रहा है? हूं मैं। पहले समझिए कि जाम, फ्रोजन मतलब जाम मतलब मूवमेंट चली गई जी। ना, अंदर मूवमेंट हो रही, ना बाहर हो रही, ना ऊपर हो रही, मूवमेंट रुक गई। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपका कंधा नहीं काम कर रहा, तो कंधा जाम हो गया। जाम क्यों होता है और कब होता है? नॉर्मली ये 50 साल के आसपास, 40 से 50 साल के आसपास देखा जाता है। लेडीज में ज्यादा कॉमन होता है। डायबिटिक हिस्ट्री रहती है या थायराइड की हिस्ट्री रहती है जनरली जी। ये सब जनरली देखा जाता है। ओके। इसके बिना भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। इन लोगों में फ्रोजन क्यों होता है वी डोंट नो। भाई डायबिटिक हैं, लेडी हैं, 40 के पास हैं, तो फ्रोजन शोल्डर क्यों हो गया, दैट वी डोंट नो। बट इन लोगों में फ्रोजन शोल्डर आमतौर पर ज्यादा कॉमनली देखा जाता है। एक होता है सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर। सेकेंडरी मतलब आपको चोट लगी किसी कारण से, आपने कंधा नहीं हिलाया तो कंधा जाम हो गया, ये सेकेंडरी फ्रोजन शोल्डर हो गया। ये किसी चोट की वजह से या किसी और वजह से होता है। लेकिन जहां जो इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं शोल्डर के, उनमें से केवल 10% ही फ्रोजन शोल्डर होते हैं। 90% में कुछ और होता है, लेकिन उनको गलत लेबल कर दिया जाता है कि ये फ्रोजन शोल्डर है। क्योंकि फैमिली में भी किसी को पता तो होता नहीं है, वो कह देते नहीं आपका फ्रोजन शोल्डर है, डॉक्टर को दिखाओ। फैमिली की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ मेडिकल फ्रेटर्निटी में नहीं लोगों को पता। यहाँ फिजियोज और डॉक्टर्स और इवन ऑर्थो के डॉक्टर्स हर शोल्डर को फ्रोजन बोल देते हैं। तो दिक्कत फैमिली में नहीं, इन जनरल भी है कि शोल्डर मींस फ्रोजन शोल्डर, ये बात गलत है। कई बार कह दिया जाता है कि सर्वाइकल की भी पेन है और यहाँ से पूरी जा रही है इस तरीके से, उसे भी फ्रोजन शोल्डर बहुत सारी चीजें लोग कंफ्यूज कर देते हैं। जी, नेक जी, पेन को शोल्डर पेन से कंफ्यूज करके कह देते हैं जी सर्वाइकल है जी, फ्रोजन शोल्डर है जी। तो ये ब्रॉड टर्म्स हैं। भाई जैसे लंच है, लंच मतलब दोपहर का खाना। अब उसमें आप रोटी खा रहे हैं कि चावल खा रहे हैं कि कुछ और खा रहे हैं, वो अलग चीज होगी। लंच का मतलब तो खाना हुआ। इसी तरह शोल्डर को, हर शोल्डर को लोग फ्रोजन बोल देते हैं, वो गलत है, ऐसा नहीं है। तो कॉमन चीजें क्या होती हैं, खासकर 50 के आसपास शोल्डर के धागे टूट जाते हैं। ओके। शोल्डर में 4 धागे होते हैं जो इस शोल्डर को चलाते हैं। तो एक धागा आगे होता है जो शोल्डर को अंदर चलाता है, 2 पीछे होते हैं तो जो बाहर चलाते हैं, एक ऊपर होता है जो इसको ऊपर चलाता है। ये धागे 45, 50, 55 के आसपास आके आमतौर पे ही टूट जाते हैं। एज रिलेटेड है, नई शर्ट है ठीक है, पुरानी शर्ट है फट गई, तो ये धागे टूटने की वजह से जो दिक्कत आती है उसे रोटेटर कफ टियर कहते हैं। लेकिन इसको लोग गलत लेबल करके फ्रोजन शोल्डर बोल देते हैं। फ्रोजन शोल्डर अलग चीज है, ज्यादा कॉमन ये है रोटेटर कफ टियर। उसके अलावा बाइसेप्स में सूजन आ जाती है, बाइसेप्स टेंडिनाइटिस हो जाता है। ऊपर हड्डी होती है उसमें रगड़ पड़नी शुरू हो जाती है, जिसे इंपिंजमेंट बोलते हैं। जोड़ के उम्र के साथ जोड़ घिस जाता है, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं शोल्डर में पेन के लिए, फ्रोजन शोल्डर के अलावा। अगर फ्रोजन शोल्डर की नौबत ही ना आए, उसके लिए हमें कैसे ध्यान रखना है? उसके लिए 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो अपना डायबिटीज कंट्रोल में रखें। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपका थायराइड कंट्रोल में रहें। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और शोल्डर की प्रॉब्लम शुरू होते ही एक शोल्डर स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि अगर इस बीमारी को हम जल्दी पकड़ लेंगे तो आपका काफी पेन और प्रॉब्लम बच जाएगी। अगर हम आपकी बात करें तो आपके पास किस तरह के सबसे ज्यादा पेशेंट्स आते हैं? बेसिकली आई एम अ नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। तो मेरे पास ज्यादा पेशेंट वही आते हैं जिनके घुटने में प्रॉब्लम है। यंग पेशेंट्स हैं जिनका घुटना ट्विस्ट हो गया, मेनिस्कस टेयर हो गया, लिगामेंट इंजरी हो गई, या सूजन बार बार सूजन आ रही है जॉइंट में क्योंकि साइनोवाइटिस है, कई बार लूज बॉडी होती है। तो यंग एज में ये पेशेंट ज्यादा कॉमन रहते हैं। एल्डरली में जिनका घुटना घिस गया है, जिनको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो मैं नी रिप्लेसमेंट में नॉर्थ इंडिया में टॉप सर्जन्स में से हूँ। शोल्डर में यंग एज में बार बार कंधा उतरता है, कंधा उतर जाता है, अपने आप ही उतर जाता है, तो इसे रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर बोलते हैं। ये पेशेंट्स, बाइसेप्स टेंडनाइटिस, जो जिम जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं उनका बाइसेप्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओल्ड एज में कैल्सिफिक टेंडनाइटिस, कैल्शियम जमा हो जाता है, इंपिंजमेंट हो जाती है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, धागे टूट जाते हैं जिसे रोटेटर कफ टेयर कहते हैं, या जोड़ घिस जाता है। तो ये ज्यादा कॉमनली पेशेंट्स मेरे पास आते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स इंजरी है, एंकल ट्विस्ट हो गया, मसल खिंच गया, मसल में स्प्रेन पड़ गया, या कोई बॉल आके लग गई,
या फास्ट बॉलर है, बार बार फास्ट बॉलिंग कर रहा है तो कंधे में दिक्कत है या बैक में पेन है, स्विमर है उसमें दिक्कत है, बॉक्सर है चोट लग गई, हड्डी टूट गई बॉक्सिंग में, तो ये वाली स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेशेंट्स ज्यादा आते हैं। बिल्कुल। मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि जैसे जब सर्दियां होती हैं तब तो हमारे जॉइंट्स पेन और कई तरह की प्रॉब्लम्स सामने आती हैं, लेकिन अभी जैसे गर्मी है तो ज्यादा देर एसी में बैठने से भी हमारे जॉइंट्स में कोई दिक्कत हो सकती है, या गर्मी में कई बार इतनी ज्यादा पेन होती है और हमें रीजन भी नहीं पता होता। सर्दियों में जॉइंट पेन ज्यादा रहता है, जैसे आपने सही कहा। उसका कारण अगेन थ्योरीज हैं, हम अभी कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए हैं। एक है कि साइनोवियल जोड़ के अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड सर्दियों में वो गाढ़ा हो जाता है, उसकी मूवमेंट कम रह जाती है, उस वजह से पेन होता है। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर का एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से जोड़ पेन ज्यादा होते हैं। तीसरा है कि हम सर्दी में हिलना पसंद नहीं करते, हम रजाई में दुब के बैठे रहना पसंद करते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते, उससे हमारी मांसपेशियों की एक्सरसाइज नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती, तो वो जोड़ों का एक कारण है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से, या इवन डाइट ज्यादा हो जाती है सर्दियों में, ज्यादा खाया जाता है तो वेट बढ़ जाता है, उस वजह से भी जोड़ों का पेन बढ़ जाता है। तो सर्दियों में ये सब कारण है जिसकी वजह से जोड़ों का पेन बढ़ जाता है। गर्मियों में यूजली पेन नहीं होता, बट अगर आप एसी में लंबे टाइम तक बैठे हैं तो आप वही सर्दियों वाला चीज कर रहे हैं कि आप एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, बाहर गर्मी बहुत है, अंदर आप कंफर्टेबल हैं, आप बाहर नहीं निकलना चाहते तो आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपकी मांसपेशियों की कोई मूवमेंट नहीं हो रही, उस वजह से पेन भी ज्यादा नोटिस किया जाता है। मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहती हूँ, जैसे मेरे मदर हैं वो 60+ हैं, हम लोग जैसे रात को एसी चलता है, बंद भी हो जाता है, चलता है, बार बार ऐसे होता है, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो बॉडी में तो पेन अलग से होता ही होता है, लेकिन जॉइंट्स की जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं होती जब तक वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ जाती। उसके पीछे क्या रीजन, मेन जो रीजन है वो क्या है? क्या हमें एसी में नहीं सोना चाहिए, या कितनी देर तक एसी वाला जो टेम्परेचर है उसमें बैठे रहना चाहिए? मेरा पर्सनल मत ये है कि आपको एसी में 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब लंबे टाइम तक एसी में बैठ रहते हैं तो सर्कुलेशन, साइनोवियल फ्लूइड की सर्कुलेशन कम हो जाती है जोड़ों में, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी कम रहती है, आप एक ही जगह बैठा रहना पसंद करते हैं तो आपकी सर्कुलेशन मसल में फ्लूइड की सर्कुलेशन और ब्लड की सर्कुलेशन नहीं हो रही है, तो ये सब कारण से आपका इट्स नॉट गुड। आप मेरे हिसाब से 1 घंटे 2 घंटे से ज्यादा आपको एसी में नहीं बैठना चाहिए, तो मैं जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत सारे कई जो लोग हैं वो ऑर्थोपेडिक जो सर्जरीज आप करते हो उससे वो घबराते हैं, तो कैसे एक पेशेंट को आप उसके लिए राजी कर पाते हो कि हाँ ये सर्जरी हम करेंगे तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी आपको? कैसे वो राजी हो पाते हैं उस सर्जरी के लिए? उनके डर जो रहता है उनके मन में वो कैसे आप निकाल पाते हैं? कपिला जी, इसमें ना सबसे जरूरी बात है एक रेपो जी। जैसे अब आप मेरे साथ बात कर रही हैं, आप इतने पॉडकास्ट करती हैं, किसी से आपका रेपो बहुत अच्छा बन जाता है और वो पॉडकास्ट बहुत अच्छा बन जाता है, फ्लो अच्छा हो जाता है। कई बार आपकी वो रेपो नहीं बनती और वो पॉडकास्ट फ्लो ही नहीं करता, बात स्मूथली नहीं होती। तो सिमिलरली बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पेशेंट रेपो। आप मेरे पास आई और आप मेरे से कंफर्टेबल हैं, मैंने आपको कंफर्टेबल किया, आपके सारे सवालों का जवाब दिया अच्छे से, आपको सच बताया कि ये चीज होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए, इसके रिजल्ट्स ऐसे हैं, इसके रिजल्ट्स ऐसे नहीं है। वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए। अगर आपका डॉक्टर से रेपो नहीं बना या डॉक्टर का पेशेंट से रेपो नहीं बना, फिर वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। एक बॉन्ड लेवल भी होता है कि आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है तो पेशेंट इजीली आप पे बिलीव करता है। आपने खाना अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, वो खाने से ज्यादा इस बात पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कैसा है। बिल्कुल भाई, मुझे पता है कि आप अच्छा खाना बनाती हैं, मैं एक बहुत अच्छी फीलिंग से आया हूँ कि हाँ अच्छा खाना मिलेगा, दैट इटसेल्फ हेल्प्स अ लॉट। बिल्कुल ठीक है ना। अगर मैं इस दिमाग से आया तो नहीं यार पता नहीं कहाँ फंस गया, फिर काम खराब। तो मतलब अपना माइंडसेट भी तो है ना बहुत ज्यादा इस चीज में, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कंसंट्रेट इस बात पे करता हूँ कि मैं पेशेंट को कंफर्टेबल कर सकूं। पेशेंट मेरे पास आया, मैं उसकी बात को सुनूं, मैं उसकी बात को समझूं कि वो क्या कहना चाह रहा है, रादर देन कि मैं जल्दी दवाइयां लिखने में लगाऊं, 10 दवाइयां लिख दी। नहीं, मेरी कोशिश रहती है कम से 15 से 20 मिनट में हर पेशेंट को दूं, कम से कम उसकी बात सुनूं, सुन के उसको समझाऊं कि क्या दिक्कत है और उसका क्या हल हो सकता है, सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, उसके फायदे नुकसान क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या हैं, अगर सर्जरी की जरूरत नहीं है तो हम और क्या कर सकते हैं, या पहले हम ये ट्राई करें, अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर हम सर्जरी करेंगे। जी। आप मेरे बारे में कहीं भी रिव्यूज पढ़ लो, आप मेरे किसी भी पेशेंट से पूछ लो, मेरे बारे में एक ही चीज फेमस है
कि मैं धक्का नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पेशेंट की बात सुनता हूँ। जी। मेरे गूगल पे रिव्यूज़ आप पढ़ लीजिए, मेरे रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मेरा रैपो पेशेंट के साथ। पेशेंट की बात सुनना, उसकी बात समझना, उसको समझाना। मतलब क्या पेशेंट को ज़रूरी? डरने वाली ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। अगर सर्जरी तभी करते हैं जब बिल्कुल ज़रूरी है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। ज़बरदस्ती कुछ नहीं। नंबर ऑफ सर्जरीज़ की बात करें तो अब तक कितनी होंगी टोटल नंबर ऑफ सर्जरीज़? नियर बहुत अबाउट? बहुत मुश्किल सवाल है जी, हज़ारों में, हज़ारों में। देखिए, मेरी किस्मत बहुत अच्छी रही कि मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से एमबीबीएस किया, जो कि जी। इंडिया का टॉप 3 मेडिकल हुँ। कॉलेजेस में आता है। फिर मैंने सफदरजंग से ऑर्थोपेडिक्स की है, एमएस ऑर्थोपेडिक्स। जी। सफदरजंग इंडिया का नंबर 1 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है। हमारे टाइम पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स होता था, जो कि इंडिया में एक ही था, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता था। जी। इट वाज कॉल्ड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हुँ। ऑर्थोपेडिक्स। तो अपने आप में यूनिक था। और बिल्कुल। सफदरजंग में जितनी ऑपरेट करने को हमें मिलता था एज पीजी, आई डोंट थिंक इंडिया में किसी भी अस्पताल में मिलता। तो पीजी खत्म करते करते ही हजारों में नंबर तो हमारा तभी पहुंच गया था। तो सफदरजंग जब पास आउट हुए एमएस करके, तभी हजारों सर्जरीज हो गई थी। उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया, तो 9-10 साल मैंने इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में हायर जी। ट्रेनिंग हासिल की। हुँ। मैंने जिस हॉस्पिटल में काम किया बर्मिंघम में, वो यूके या यूरोप के टॉप हॉस्पिटल्स में आता है। जी। और पूरा यूनिट नी और शोल्डर यूनिट है। हुँ। तो मैंने नी शोल्डर यूनिट में 5 साल 6 साल काम किया वहाँ। वहाँ रोज सुबह शाम नी शोल्डर बस यही रिप्लेसमेंट चल यही होता था। तो जब मैंने 5 साल 6 साल वहाँ काम किया, तो हजारों सर्जरीज तो मेरी वहाँ इंग्लैंड में ही हो गई थी इंग्लैंड में आने हो से। गई। ओके। मेरी पर्सनल लॉग बुक में जो मैंने अकेले सर्जरी की है बिना बॉस के, हुँ। उसका ही नंबर हजारों में था तब। तो इंडिया आने से पहले ही मेरी सर्जरीज जब हजारों में आपने थी। पहली सर्जरी करी अकेले जैसे आप कह रहे हैं, तो क्या फीलिंग थी उस टाइम पे? थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ी खुशी भी हो रही थी। तो एक्साइटमेंट भी थी कि मेरी ये पहली सर्जरी है। थोड़ा डर भी था कि अगर मैं ठीक से नहीं कर पाया तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आएगा जो मैं देना चाहता हूँ। तो मिक्स बैग था। इस बात पे मुझे एक बात याद आई कि मेरे पास प्राइवेट पायलट लाइसेंस भी है, जी। तो मुझे हवाई जहाज उड़ाना भी आता है। क्या बात है! तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने हवाई जहाज उड़ाया तो हुआ आप है। तो छुपे रुस्तम हैं फिर। तो मेरे पास ऑलमोस्ट 80 आवर्स का फ्लाइंग जी। एक्सपीरियंस है। तो लगभग 40 घंटे मेरा इंस्ट्रक्टर था साथ में। 40 घंटे के बाद रफली उस एक दिन कहा, बेटा आज तू अकेले जा। अच्छा। तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम होगी। तो आपने कोई स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हाँ थी जी, इसकी? हाँ जी, मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग ली हुई है। ओके, ओके, ओके। तो उसमें 40-50 घंटे पहले इंस्ट्रक्टर्स के साथ होते हैं, फिर सोलो होता है। तो एक दिन आउट ऑफ द ब्लू मून मेरे बॉस ने कहा ऑस्ट्रेलिया में कि बच्चे आज तो अकेले। अच्छा। मेरी तो होश ही उड़ गए। मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं था कि अकेले अकेले कैसे? कैसे। हाँ। तो मेरे हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि मैं अकेले हवाई जहाज उड़ाऊंगा, जी। क्योंकि इसी के लिए ट्रेनिंग हासिल की है, इसी के लिए 50 घंटे इंस्ट्रक्टर्स के साथ बैठ के इतनी मेहनत के साथ हमने ट्रेनिंग की है। तो जब पहली बार उड़ाया तो नर्वस भी बहुत था, बट लेकिन अच्छा भी लगा। एक्साइटमेंट भी बहुत थी। तो उसके बाद प्लेन उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है या सर्जरी करना? सर्जरी करना। क्यों? प्लेन आप उड़ा रहे हो, जैसे मैं कमर्शियल पायलट नहीं हूँ। कमर्शियल पायलट के लिए प्लेन उड़ाना आपके आपके हाथ में 200 लोगों की लाइफ है, वो फिर टेंशन वाली बात है। जब मैं एज अ सर्जन काम कर रहा हूँ तो मेरे हाथ में किसी की जिंदगी है, किसी बिल्कुल। का जी। जोड़ है, हुँ। किसी का ठीक होना है। हुँ। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा है। आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस, जी। पेशेंट की आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो वो टेंशन वाला काम है। मैंने प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया, वो शौक किया था, जी। तो वो मैं अपने शौक के लिए कर रहा था। तो मैं कार में घूमने गया तो मेरा शौक है, तो वो टेंशन नहीं थी। तो प्लेन एक बार आप सीख ले तो फिर वो आसान है। इजी है। हर सर्जरी में आपकी एक्सपेक्टेशन पेशेंट की आपके साथ हैं, तो वो टेंशन वाली बात है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशंस प्लेन है। में तो ये है कि बस वही सेम चीजें हैं, हर सर्जरी में क्या है हाँ, डिफरेंट बिल्कुल, चीज हर है। पेशेंट अलग है, हर इंजरी अलग है, हर बिल्कुल। मेनिस्कस टेयर अलग है, जी, जी, हर जी। लिगामेंट अलग है। तो हर बार आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ता है कि इस पेशेंट में मुझे थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये पेशेंट अलग है। पेशेंट अलग है। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन बनने के लिए क्या चैलेंजेस रहते हैं, किस तरह के फेस जो आप वाकई में ही फेस करते हैं अपनी उस स्टडी के दौरान, उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। पिछले कुछ सालों में मैंने नोटिस किया कि डॉक्टरों का ना वो रिस्पेक्ट नहीं रही जो किसी टाइम पे होती थी। बट सोसाइटी या आम लोग रियलाइज नहीं करते कि एक डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। जी। पहले तो आप एंट्रेंस एग्जाम, आज की डेट में ऑलमोस्ट 25 लाख बच्चे एंट्रेंस देते हैं,
और सिर्फ 1 लाख बच्चों को एडमिशन मिलता है। तो 25 लाख बच्चों में से 1 लाख को एडमिशन मिलता है। बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा रेशो है। 5.5 साल का कोर्स है और दुनिया के सबसे मुश्किल कोर्सेज में एक माना जाता है। टॉप 2 सबसे मुश्किल कोर्सेज में एमबीबीएस माना जाता है जी। बहुत ज्यादा मेहनत है। कम से कम ना करते आपको 70-80 किताबें अच्छे से पढ़नी पड़ती हैं। एमबीबीएस में आपको हर सब्जेक्ट आना चाहिए। 23-24 सब्जेक्ट्स होते हैं, हर सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए। फिर आप 3 साल की स्पेशलाइजेशन करते हैं, एमएस ऑर्थो जैसे मैंने की। उसमें इतनी मोटी मोटी कम से कम ना करते 40 से 50 किताबें हैं, जिसमें आपको हड्डी के बारे में A to Z पता होना चाहिए। हड्डी कैसे बनती है, कैसे फंक्शन करती है, टूटती है तो क्यों टूटती है, जुड़ती है तो बॉडी उसको कैसे जोड़ती है, वो इतने सारे हार्मोन्स हैं वो हड्डी पे कैसे असर करते हैं, खाने का हड्डी पे क्या रोल है, अगर उसमें हमने प्लेट लगाई तो उससे हड्डी को क्या होता है, बॉडी उसको कैसे रिएक्ट करती है, हमने प्लेट लगानी है कि उसमें रॉड डालनी है, उनका दोनों का फर्क क्या है, रॉड डालनी है स्टेनलेस स्टील की रॉड डालनी है कि टाइटेनियम की रॉड डालनी है, तो उनमें फर्क क्या है। मतलब एवरी डे इज अ चैलेंजिंग डे। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा मेहनत है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप किसी इंसान को ट्रीट कर रहे हो, आप कार नहीं ठीक कर रहे हो, आप इंसान को ठीक कर रहे हो, तो उसके साथ पूरी फैमिली अटैच्ड है, बहुत सारे इमोशंस अटैच्ड हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन अटैच्ड हैं। इतनी सी भी गलती करना नहीं, मतलब वहां पे अलाउ ही नहीं है। और पेशेंट की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरे को 100% रिजल्ट मिले, जबकि मेडिकल साइंस 100% नहीं है। ठीक है, आप भी खाना बनाते हैं, हर बार खाना अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं बनता नहीं यार। बनता। तो हर सर्जरी का, हर ट्रीटमेंट का रिजल्ट 100% नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, 2 ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स, डिट्टो एक कॉपी है एक दूसरे की, बिल्कुल सेम बीमारी लेके आए, एक को दवाई दी, एक ठीक हो गया, दूसरा नहीं ठीक हुआ। तब इसके पीछे रीजन एग्जैक्टली भाई, एक ठीक हो गया, दूसरा क्यों नहीं हुआ है, आइडेंटिकल ट्विन्स है। तो मेडिकल साइंस एग्जैक्ट नहीं है, 100% नहीं है। अगर आपको 90 से 95% रिजल्ट्स दे पा रहे हैं तो इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत और साइंस है। हर एक की बॉडी अलग है, उसके हिसाब से ही ट्रीटमेंट्स हैं और वही उन्हें जो है रिकवरी की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी जी। तो ऑर्थोपेडिक्स या किसी भी डॉक्टर के लिए बहुत मेहनत की चीज है, बहुत ऑनेस्टी की चीज है। और हमने डॉक्टर्स को आजकल बदनाम किया हुआ है, जबकि मैं कहना चाहूंगा 90% डॉक्टर्स आर ऑनेस्ट एंड एथिकल। हाँ, बुरे लोग हर प्रोफेशन में हैं, डॉक्टरी में भी हैं, 10% लोग खराब हैं, लेकिन 90% बदनाम है बिना मतलब। बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेशेंट का गुडविल हमेशा बना के रखना पड़ता है। एज अ दुकानदार कौन चाहता है कि मेरा कस्टमर नाराज होके जाए? जी बिल्कुल है। ठीक है ना। तो एज अ डॉक्टर मैं चाहूंगा कि मेरा पेशेंट ना खुश होके जाए, कभी भी नहीं चाहूंगा। अच्छा, आपने शुरुआत में ये बात करी थी कि इस क्लिनिक के बारे में कि आपका सपना था अपना एक खुद का क्लिनिक ओपन करने का। आपने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे अदर डॉक्टर्स के साथ भी काम किया है, लेकिन ये जो आज आपने क्लिनिक खोला है, इसके पीछे सपना मैं जानना चाहूँगी कि क्या ऐसी वो बात रही है जो आपको इसके लिए इंस्पायर करती है कि हाँ, मुझे अपना क्लिनिक खोलना है? सबसे बड़ा कारण तो यही रहा कि देखिए, जब आप किसी के हॉस्पिटल में बैठते हैं, कहीं और बैठते हैं, तो थोड़ा सा आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। बिल्कुल है। भाई मैं आपके घर आया हूं तो मुझे थोड़ा सा बिहेव करना पड़ेगा, भाई मैं गेस्ट हूँ, ठीक है ना, तो मुझे सलीके से बैठना पड़ेगा, सलीके से काम करना पड़ेगा। अपने घर में मैं जैसे मर्जी बैठूं, जो मर्जी करूं। तो अपनी क्लिनिक में थोड़ा सा फ्रीडम है कि मैं पेशेंट को क्या कैसे ट्रीट कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो मेरे पे प्रेशर थोड़ा सा कम है। जब आप किसी के हॉस्पिटल में बैठते हो तो थोड़ा सा आपको सिस्टम उनके हिसाब से चलना पड़ता है। आप पेशेंट को अपने हिसाब से बुला सकते हो, अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हो, फ्रीडम है, आपके चीजें आपके हाथ में कंट्रोल, आपके हाथ में रहती है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा, किसी और के हॉस्पिटल में बैठने से आपका नाम उनके नाम से जुड़ता है, तो कई बार लोग आपको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो कई बार वो कहते हैं अच्छा वो तो वहां बैठते हैं, आपकी इंडिपेंडेंट पहचान नहीं बन पाती है। और कई बार होता है कि भाई मुझे प्रॉब्लम आपसे नहीं है लेकिन उससे है, और अगर आप उससे एसोसिएट हो तो इनडायरेक्टली आपसे हो गई तो कई बार वो कारण हो जाता है। तो ये सब चीजें हो जाती है, इसलिए अपना क्लिनिक का था विचार बहुत टाइम से। जी। बहुत सारे पेशेंट्स भी पीछे पड़े होते हैं कि सर अपना खोलिए, हम आपके पास आना चाहते हैं, हमें आपसे मतलब है, हम आपसे ट्रीट होना चाहते हैं, हमें हॉस्पिटल में नहीं आना, हमें आपके पास आना है। तो आपका ये जो क्लिनिक है और हॉस्पिटल या अदर जो क्लिनिक्स हैं उनसे कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट करता है? 2-3 चीजें। सबसे बड़ी चीज के आई ट्राई टू
बी एथिकल एंड ऑनेस्ट। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पेशेंट, मेरे लिए इंपॉर्टेंट, मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं एक्सरे देख लीजिए सर, एक्सरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, इलाज बता दीजिए। नहीं यार, मैं एक्सरे का इलाज नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपका इलाज करना है, मुझे आपसे मिलना है, मुझे जानना है आप एज अ पर्सन क्या हो, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मेरे लिए आप एक बीमारी नहीं हो, आप पेशेंट हो, आप एक इंसान हो। जी जी। तो आई ट्राई एंड सी यू एज अ ह्यूमन बीइंग, ताकि मैं आपको ठीक करना है, मैं बीमारी का हल नहीं कर रहा हूँ। तो मैं पहले डॉक्टर हूँ जिसमें मुझे आपको इंसान की ट्रीट करना है, फिर दूसरे नंबर पे मैं सर्जन हूँ, सर्जन मैं बाद में हूँ, पहले मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं आपको दवाई से या फिजियो से या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकता हूँ तो फिर मैं सर्जरी की तरफ नहीं जाऊंगा यार। तो दिस इज हाउ आई डिफर। नंबर वन कि आई ट्राई टू सी यू एज अ होल, एज अ कंप्लीट पर्सन, एक ही। दूसरा, फिर मैं बहुत फोकस्ड हूँ अपनी चीज पे, मैं नी शोल्डर स्पोर्ट्स इंजरी पे फोकस्ड हूँ, तो मैं उस पे फोकस्ड हूँ। अगर मेरे पास पेशेंट आता है सर जो मेरे फील्ड से बियॉन्ड है, मैं उसमें क्लियर कर देता हूँ पेशेंट भाई ये मेरे बस का नहीं है, आप फलां फलां के पास चल जाओ, वो इसमें स्पेशलाइज करते हैं, ये मेरी सब स्पेशलिटी या मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं इसमें आपको, या मेरे से बेहतर रिजल्ट देने वाले लोग बैठे हैं। तो जहां मैं बहुत क्लियर हूँ, जहां मेरे फील्ड का चीज है मैं हाँ करता हूँ, जहां मेरे फील्ड की चीज नहीं है मैं नहीं करता हूँ। तो मुझे पैसे का लालच नहीं है, मुझे लालच इस बात का कि मैं कुछ एक हुनर सीख के आया हूँ। भाई मैं इंडिया के बेस्ट कॉलेज से पढ़ा हूँ, बहुत मेहनत करके कुछ सीखा है, इंग्लैंड जाके मैंने कुछ डिग्रीज कुछ स्किल सीखे हैं। आर्थोस्कोपी में आई एम वन ऑफ द बेस्ट इन नॉर्थ इंडिया, और बहुत कम लोग हैं जो आर्थोस्कोपी में एक्सपर्टीज रखते हैं जी। मेरे हुनर की जरूरत है सोसाइटी को, तो वो लोगों तक पहुंचे। बात पैसे की नहीं है, पैसा तो आ ही जाता है, जब आप काम करो तो पैसा तो आ ही रहा है, पैसा तो अभी भी आ रहा है। भूख इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए जिनको जरूरत है, उनको ठीक किया जाए, और जिनको नहीं पता कहाँ जाना है, क्योंकि वो सही गाइडेंस बहुत जरूरी है, आर्थोस्कोपिस्ट के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। भाई उनको जरूरत है आर्थोस्कोपी की, और हर कोई करता नहीं आर्थोस्कोपी, तो वो फिर वो पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि कॉमन है ना, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन की प्रॉब्लम, लोगों को लगता है बस ये सारी चीजें एक जैसी ही हैं, तो उसके लिए एक ही डॉक्टर है। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट कोई भी नहीं है जी। तो आई हैव अ डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन फ्रॉम यूके, तो आई एम अ ट्रेन्ड स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट, कोई भी नहीं है। तो इन चीजों में आई फील के आई डिफर फ्रॉम अदर्स, के मैं अपनी ब्रांच में स्पेशलाइज हूँ, बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, अपने मुंह से ही कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ। मेरे रिव्यूज कहीं भी पढ़ लीजिए, मेरे किसी भी सर्कल से पूछ लीजिए, पैसा इज नॉट द इशू, इशू इज पेशेंट ठीक होना चाहिए, जो मेरे बस का है, जो सही है वो सही है। बिल्कुल सही है। अब हमारे व्यूअर्स के लिए आप एक कॉमन मैसेज देना चाहेंगे? सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल। जो गलती लोग कर रहे हैं वो है गलत लाइफस्टाइल। मैंने जो लाइफस्टाइल की अपने इस पूरे पॉडकास्ट में बात की कि कंसंट्रेट ऑन फ्यू थिंग्स, वेट आइडली लेडीज 60, जेंट्स 70, 1 घंटा रोज वॉक या साइकिल, 2 से 3 डाइट्स इन अ डे, बीच में नहीं खाना कुछ भी, जंक फूड से स्टे अवे, ऑयल घी बटर थोड़ा कम यूज करें, सोशल मीडिया कम यूज करें, ट्राई टू मेडिटेट। ये सब चीजें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और मैं ये सब चीजें इसलिए बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं ये चीजें करता हूं। कुछ होते हैं ना कि हाँ दूसरों को बोलते हैं, खुद नहीं करते। चिराग तले अंधेरा, भाई लोग कहते हैं डॉक्टर्स तो सबसे बड़े स्मोकर्स होते हैं और सबसे ज्यादा दारू पीते हैं और दूसरों को मना करते हैं। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। सो आई डोंट स्मोक एट ऑल, आई हैव नेवर स्मोक, नो अल्कोहल, ऑलमोस्ट नो कोल्ड ड्रिंक्स नाउ, 1 घंटा रोज की एक्सरसाइज है, डाइट पे कंट्रोल है, BMI मेरा 21 है, मेरे हेल्थ पैरामीटर्स इस उम्र में भी नॉर्मल हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आप करेंगे तो शायद आपको मेरी जरूरत ही ना पड़े। कितने डॉक्टर्स हैं जो आपको कहेंगे कि भैया मेरे पास ना आओ, मेरी जरूरत ना पड़े। मैं कह रहा हूं कि आपको भगवान करे आपको मेरी जरूरत ना पड़े, लेकिन उसमें आपका रोल बहुत ज्यादा है। क्या रोल है? यही लाइफस्टाइल रिलेटेड। भाई जो चीजें आप कर सकते हो वो तो करो, उसके बाद भी कुछ होगा तो फिर हम बैठे हैं, फिर आइएगा, फिर करेंगे हल। बिल्कुल, आपसे जो बन पड़ता है आप तो करो।
बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही। डॉक्टर बंसल, आपका बहुत-बहुत थैंक यू कि आपने बहुत सारे कुछ ऐसी बातों को सामने लेकर आए हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू कपिला जी। सो ये थे मेरे साथ डॉक्टर मनीष बंसल जी, जो कि स्पोर्ट्स इंजरी के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कोई इस पॉडकास्ट के माध्यम से अपनी इंजरी होने से बच पाए, या फिर जॉइंट पेन अगर उनको हो रहा है तो उसको अच्छी नॉलेज मिल पाए। इसे मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।